दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है। एक लड़की है, बस नौजवान थी, 27 साल उम्र थी। उसका शादी हो चुका था। करीब 8 साल पहले शादी हो चुकी थी। एक बेटा भी था उनके पास, 4 साल का बेटा होता है। लेकिन कुछ कारणवश 1 साल पहले, जब 26 वर्ष थी वो लड़की, उसका पति का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उसमें कहीं न कहीं पति का ही गलती था। शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और इतने में वो बैलेंस खो बैठता है और पीछे से कोई गाड़ी आकर टक्कर मारता है। मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो विधवा बन जाती है। अब विधवा जैसी होती है, उसके बाद उसके ससुराल वाले उसको ताना देना शुरू कर देते हैं, जो तेरी वजह से मेरे बेटे का मौत हुआ, कल मुही तू मेरे बेटे को खा गई। इस ऐसे ऐसे बातें सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं, आसपास के लोग भी अब ताना देने लगे। वो लड़की सब कुछ सह लेती, लेकिन आप धीरे धीरे उसको खाना पीना, उसके बच्चे को देखभाल करना सब कुछ बंद कर देते हैं। तब वो परेशान होकर, उसका पति जिस जगह पर काम करते थे, दूसरा राज्य, सोचते हैं कि उसका पति ने बताया था जो मेरे कंपनी से कुछ पैसा, मैं जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा या फिर मेरे नौकरी चली जाएगी तो जो पीएफ कटता है, जो एक थोड़ा बहुत पैसा कट के रखते हैं, वो एक साथ मिलेगा और बहुत ज़्यादा रकम मिलेगी। बस उसके ज़हन में इतना ही था, जो मेरे पति का पैसा ही मेरा सहारा है, अब मैं कंपनी में जाऊंगी और उस पैसे को लेकर मैं अपने बच्चे के साथ किसी अलग जगह में जीऊँगी। तो यही सोच कर वो घर से निकालती है। लेकिन घर से जब जाती है, उसके पास सिर्फ 500 रुपये था। 500 रुपये था और जो टिकट खरीदा था वो टिकट था, वो भी जनरल बोगी का था। अब रेलवे स्टेशन जाती है, जाने के बाद इंतज़ार करते हैं जो ट्रेन आएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, जो दिल्ली जाने वाली कोई भी ट्रेन हो। एक उसको पता भी नहीं था, पूछेंगे जो कौन सा ट्रेन दिल्ली जा रहे हैं, उस ट्रेन के जनरल बोगी में बैठेगा और दिल्ली पहुंचेगा। अपने बच्चे को साथ में लेकर जाता है। लेकिन ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि वो चढ़ नहीं पाती। बस बैठे बैठे इंतज़ार करते घंटा बीत जाता है। बच्चा परेशान, बच्चा रोए जा रहा था। इसी बीच इस एक व्यक्ति का नज़र उस महिला और बच्चे के ऊपर पड़ता है। उसके बाद वो व्यक्ति महिला को बहला फुसला कर अपने साथ एसी कोच में लेकर जाता है। एसी बॉगी में उस व्यक्ति का टिकट था। ले जाने के बाद उस महिला के साथ जो कुछ भी होता है आगे, वाकई हैरान कर देने वाली कहानी है, परेशान करने वाली कहानी है, जो आज के दौर में ऐसे लोग भी हैं। तो आज इसी पूरी कहानी को डिटेल विस्तार से आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन कहानी सुनने के बाद अगर आपको लगता है जो मेरी कहानी में थोड़ा भी दम है, थोड़ा अच्छा लगा, तो वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगे। अगर आप लोगों का मेहरबानी रहा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दे सकते हो। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से ही एक परिवार है। परिवार में सारे लोग हैं। जैसे एक होता है, भरा पूरा परिवार है। उसी में से एक बेटा था जो दिल्ली में काम करता था। अब वो बेटा दिल्ली में नौकरी करता था, कंपनी में नौकरी करता था। उसका पत्नी, उसके एक बच्चे, 4 साल का बेटा। पत्नी का नाम होता है संगीता। ये पूरा कहानी संगीता के ऊपर है। संगीता और बेटे का नाम होता है 4 साल का बेटा गुड्डू। उस ससुराल में रहते थे, यानी भरा पूरा परिवार के साथ रहता था। और वो जो व्यक्ति होता है, जो लड़का दिल्ली काम करता था, वो दिल्ली में ही काम करता था। कभी कभार आता था, जब छुट्टी मिलती थी आता था, पत्नी घर वाले के साथ रहता, फिर चले जाते। लेकिन वो वहाँ रहकर, दिल्ली में रहकर काम तो करता था और दोस्ती यारी के चक्कर में उसको शराब का लत लग चुका था। अब उसे आना था गोरखपुर। गोरखपुर इसलिए आना था, एक तो परिवार से बहुत दिन हो गया मिला भी नहीं, पत्नी है, बच्चे हैं, उन लोगों को भी देखने का था, मन करता था। और एक दोस्त का शादी था। दोस्त ने खास करके बुलाया, भाई तुझे आना पड़ेगा मेरे शादी में। अब वो कंपनी से खास तो करके छुट्टी लेकर आता है। आने के बाद शादी अटेंड करने के लिए जाता है। पत्नी को लेकर जाना चाहता था, लेकिन घर वाला नहीं चाहते थे जो पत्नी जाए, इस वजह से पत्नी नहीं जाता है। वो लड़का जो है बाइक बाइक भी चला लेता था, अपने घर का बाइक लेते हैं और एक और लड़का को साथ में लेकर, क्योंकि वो भी दोस्त, कमन दोस्त में था, उस दोस्त को भी जाना था उस शादी समारोह में। दोनों शादी समारोह में जाते हैं। लेकिन जाने से पहले रास्ते में
गुड्डू शराब पीता है, जैसे कि उसको शराब का लत लगा था। यहाँ घर आने के बाद मौका नहीं मिलता था, बाकी लोग हैं, परिवार है, इसीलिए वो सोचता है कि अभी मैं शादी समारोह में जा रहा हूँ, अब आज जा रहा हूँ, कल आऊँगा, एक दिन रहूँगा। जाते समय ही वो शराब पीता है। अब इतना ज़्यादा शराब पीता है कि फुल नशा चढ़ जाता है। और उसको बाइक बाइक भी चलाना था, क्योंकि उसका दोस्त को बाइक चलाना नहीं आता था, जिसको बैठा कर लेकर जा रहा था शादी समारोह में। तो शराब पीने के बाद जब गाड़ी चला के जा रहा था, इतने में गाड़ी वो यूं भगा रहा था, उसे होश ही नहीं है, इधर उधर टर्न मार रहा था, तेज कर रहा था। इतने में वो फिसल कर गिरता है रोड पर। अब हाईवे था, रोड पर गिरता है, इसी बीच जो है उसके पीछे से एक गाड़ी आता है और उसे उसके ऊपर से ही चला जाता है, चढ़ा देता है। क्योंकि वो गाड़ी वाले का गलती नहीं होता है, वो फिसल कर गिरता है और इस हिसाब से उसको होश ही नहीं रहता। और उसके ऊपर जो पीछे से गाड़ी था वो भी स्पीड में था, उसके ऊपर से चले जाते हैं। दोस्त तो किनारे पे गिरता है, इसीलिए उसको कुछ चोट वगैरह आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस लड़के का मौके पर मौत हो जाता है। अब मौत होने के बाद उस दोस्त ने लोग वहाँ पे जमा हुआ, पुलिस भी आई। उसके बाद उस लड़का को जिसको चोट लगा था उसका मरहम पट्टी करवाया, उससे पता लगाया जो कौन था साहब, पता लगा तो घर वाले को खबर दिया। जैसे घर वाले को खबर मिलता, घर में मातम से छा जाता है। और यहाँ संगीता संगीता तो अधमरी सी हो जाती है, सुनने के बाद बेहोश होकर गिरती है। उसके बाद होश आती है, तब तक उसका बॉडी, उसके पति का जो बॉडी है उसके सामने आ चुके थे। अब क्या, जो होना था हो चुका है, अब होने को कौन डाल सकता है। अब जो रीति रिवाज के हिसाब से जो भी पुलिस का कार्रवाई था वो किया। अब एक रोड एक्सीडेंट है, हादसा है, इसमें किसी का जोर चलेगा भी नहीं। अब उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए तैयारी होता है। संगीता रो रो के बुरा हाल, संगीता विधवा हो जाती है। उसके बाद सारे लोग आते हैं, रिश्तेदार आता है और उस लड़के का अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद यहाँ पर संगीता विधवा के जोड़े में आ जाती है, सफ़ेद कपड़े में आ जाती है। लेकिन अभी अभी का दौर में कुछ सफ़ेद कपड़ा 2-4 दिन ही पहनते, उसके बाद कलरफुल साड़ी भी पहनते, तो उस सफ़ेद कपड़े में आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रिश्तेदार भी चले जाते हैं। लेकिन संगीता के मायके वाले जो है, उसके घर में कोई ऐसा था नहीं। एक बूढ़ा बाप था, उसके माँ की मौत हो चुका था, बूढ़ा बाप था। संगीता अब अपने बाप के पास जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुद एक लोगों के ऊपर बोझ है, उनका पिता, संगीता का पिता। तो संगीता नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो ससुराल में रहती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब ससुराल वाले जो है संगीता को दोषी मानने लगा, जो एक कलमुही है, इसके वजह से ही मेरा बेटा का मौत हुआ। इसका चेहरा मनुष्य है, इसका चेहरा देखना भी न जाने हम लोगों के ऊपर क्या क्या बीतेगा। सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं संगीता के, बल्कि ससुराल के आसपास जो पड़ोसी होता है, अब उन लोगों का भी वही मानना है, जो ऐसा पुराना रीति रिवाज मानते हैं, जो ऐसा होता है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है संगीता कलमुही है, वही सब बातें होने लगा। संगीता को दोष देने लगा, संगीता को ताना मारने लगा। ससुराल वाले के साथ साथ आसपास वाले भी ताना मारने लगा। इसी बीच गुड्डू गुड्डू भी रोता, माँ को तकलीफ में देख के माँ रोते तो गुड्डू भी रोता। लेकिन गुड्डू को भी कोई प्यार नहीं करता ससुराल वाले, भले ही उन लोगों का पोता था, घर का बच्चा था, लेकिन उन लोगों भी सोचता है जो ये संगीता का बेटा है वो जाने, संगीता जाने। इसलिए उन लोगों को अपने हाल पे छोड़ देता है, ठीक से खाना भी नहीं देता। बच्चा रोता तो चिल्ला के भगा देते, जा तू अपने माँ के पास जा। वही सब सिलसिला हो रहा था, लेकिन अब संगीता को रहना मुश्किल हो रहा था उस घर में। लेकिन संगीता जाए तो कहाँ जाए, उसके पास तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, कोई विकल्प नहीं था जो मैं उस जगह पे चली जाऊँ। इसलिए संगीता सोचती अब यही मेरा नसीब है, यही मेरा तकदीर है, जो कुछ होगा अब यहीं देखेंगे। लेकिन दिन ब दिन इतना ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर होने लगा, अब संगीता को रहना मुश्किल हो। संगीता सोचती है, संगीता के पति जो थे उसने कहा था जो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में थोड़ा बहुत मेरा सैलरी से पैसा कटता है, और जब मेरा नौकरी छूट जाएगा, नौकरी मेरा ख़त्म हो जाएगा, तब जो है मुझे वो पैसा बहुत ज़्यादा रकम मिलेगा। अब तक तो मुझे लगता है जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि 8 साल से वो नौकरी कर रहा था और 6 साल हो चुका था शादी को, और कह रहा था जो इतने दिनों में तो करीब 60-70 हज़ार मेरे पास उस कंपनी वाले ने लिया होगा, अगर उसका बेनिफिट मिला के थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, ऐसा हिसाब लगाता था। कभी कभार पत्नी से बात करते थे,
ये बता के रखे थे, या फिर मेरी कुछ हो जाए यानी मौत वगैरह हो जाए तो ये पैसा मुझे मिलेगा। संगीता को इतना पता था। अब संगीता सोचती है जो उस पैसा को मैं जाकर क्लेम करूंगी और उसी पैसे को लेकर मैं अपने बेटे के साथ किसी जगह में रह लूंगी। वही सोच के वो एक दिन, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, 1000-1200 रुपये था, उसमें से वो पैसा लेती है। लेने के बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ससुराल वाले को बोलना ना बोलना, फिर भी उसने बताया जो मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। सारे लोग सुन के भी अनसुना करते हैं, उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई हाँ ना जवाब नहीं देते। संगीता निकल पड़ती है अपने बच्चे को लेकर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाती है। जाने के बाद पूछ पूछ के, पहली बार वो घर से बाहर निकली थी, वो भी अकेली। तो स्टेशन जाने के बाद पूछते हैं जो टिकट कहाँ मिलते हैं। काउंटर में जाते हैं। जाने के बाद अपना बच्चे को गोद में लिए हुए थे। टिकट खरीदता है, दिल्ली जाने वाली है। जो जनरल बोगी का मुझे एक टिकट चाहिए, जो चालू होती है, जो चालू टिकट कहलाता है, वो टिकट ले लेती है। कुछ 350-400 रुपये का टिकट था, वो लेती है। उसके बाद जो भी उसका पैसा बचता है वो आंचल में बांध कर रखती है, जो इसी पैसा से मुझे नया शहर में जाना है, वहाँ मुझे खर्चा है, बस हाथ में बच्चा है। तो प्लेटफॉर्म में बैठी रहती है। तो देखते हैं कि ट्रेन तो आ रही जा रही है। अब दिल्ली आने जाने वाली ट्रेन जो है वो आ ही नहीं रहे। वो इंतज़ार करती है। अब दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन आएगी उसी में बैठेगी। लेकिन वो बैठे बैठे सोचती है इतना भीड़ में वो चढ़ेगी कैसे, क्योंकि उसके पास तो जनरल बोगी का टिकट था। काफ़ी समय हो जाने के बाद दिल्ली जाने वाली ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म में लगती है। उसके बाद अब दिल्ली सफ़र करने वाले या जमा होने लगा, भीड़ होने लगा। अब जनरल बोगी में चढ़ना मुश्किल है एक औरत को और एक बच्चे के साथ। वो बैठी रहती है, काफ़ी समय से बैठा था। इतने टाइम में एक व्यक्ति जो है, एक लड़का है, वो भी 27-28 साल का ही था। वो इन दोनों को देख रहे थे जो काफ़ी समय से बैठे हैं, और जो बच्चा है रोए जा रहा था। तो हिम्मत करके वो आते हैं, क्योंकि उसे भी दिल्ली जाना था, लेकिन उसके पास एसी का टिकट था। वो अच्छा कंपनी में काम करता था, स्मार्ट था, और कपड़े वगैरह भी अच्छा पहना था। वो लड़का इन दोनों को देखता है, माँ बेटा, बेटा रोए जा रहा है, माँ शांत करा रहे, चुप करा रहे, बेटे को कुछ चाहिए था। तो लड़का गौर से देखता है, आखिरकार आके हिम्मत करके पूछता है जो आपको कहाँ जाना है, आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, बच्चा इतना रो रहा है, आपको मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आधा घंटे के ऊपर हो चुका हूँ, मेरा ट्रेन लगा हुआ है, मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, अगर आपको नहीं जाना तो आप प्लेटफॉर्म में क्यों बैठे हो, कौन सा ट्रेन का इंतज़ार है। ये सारे सवाल जो है, नाम होता है उस लड़के का महेंद्र ने संगीता से पूछ डाला। संगीता धीमी आवाज़ से कहते हैं मुझे जाना है दिल्ली। तो इसमें महेंद्र कहता है तो दिल्ली जाने वाली गाड़ी है, आप बैठते क्यों नहीं, आपका कौन सी बोगी, अब सीट नंबर क्या है। संगीता कहता है इतना भीड़ में मैं कैसे बैठूंगी। तो महेंद्र कहता है आपके पास कौन सा टिकट है। संगीता कहती है मेरे पास तो जनरल बोगी का टिकट है। बाकी इतने सुनने के बाद महेंद्र भी सोचता है महिला सही कह रही है, इतना भीड़ में ऐसे तो लोग धक्का मुक्की करके जनरल बोगी में चढ़ रहे हैं, और एक महिला बच्चे के साथ कैसे चढ़े। वो समझ जाते हैं। और बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे से भी थोड़ा बहुत बातें करता है, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो रो ही जा रहा था। तब इतने में जो महेंद्र जो है, जो प्लेटफॉर्म में जो छोटा छोटा दुकान रहता है, उसके पास जाता है, कुछ चीज़ें बच्चों का जैसे चिप्स वगैरह लेकर आता है, गुड्डू के हाथ में थमा देते हैं। गुड्डू उसको पाके चुप हो जाता है। संगीता कहती है अरे आपने ये क्यों ला के दिया, ये लीजिए पैसा लीजिए। महेंद्र कहता है मैं पैसे के लिए थोड़ी ना ला कर दिया हूँ, मैं क्या दुकान वाला हूँ या फिर मैं बेच रहा हूँ, बस बच्चा रो रहा था मैं ला के दे दिया, कोई बात नहीं। और आप अगर बैठे रहेंगे तो कैसे जाएंगे, आप जनरल बोगी में तो चढ़ नहीं सकते। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ आइए, एसी बोगी में मेरा टिकट है, आप मेरी सीट पे बैठ जाइएगा। एक अजनबी, महेंद्र संगीता के लिए तो अजनबी है, अब फिर भी सोचती है ट्रेन में तो इतने सारे लोग हैं, अगर ये बुरा लड़का भी होगा तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन में तो और भी सारे लोग हैं, इतने भीड़ ट्रेन में कुछ कर ही नहीं सकता। संगीता उस महेंद्र के बातों में आ जाती है और उसके पीछे पीछे एसी बोगी, थर्ड एसी का टिकट था, चले जाते, जाकर बैठ जाते हैं। अब एसी वाले जितने भी लोग थे वहाँ पे बोगी में, सब लोग हैरान होते हैं। जो एसी का तो सबका टिकट, जितने भी सीट था सारे लोग बैठे हुए थे। अब एक सीट में 3-3 लोग हो गए, एक छोटा सा बच्चा भी है, एक औरत है,
जब ये चढ़ा था वो अकेला था, उसका सामान वहीं पे रखा था सीट पर। अब आनाकानी कर रहा था, एक दूसरे से देख रहा था और जो हम उम्र के लग रहे थे। सोचता कि पति पत्नी होगा, बच्चे होंगे, लेकिन पति पत्नी है तो एक सीट क्यों लिया, और अगर पत्नी है तो क्योंकि वो विधवा थी, शकल से ही मालूम पड़ रहा था जो विधवा है। वो लोग को समझ में नहीं आया, बाकी पैसेंजर को समझ में नहीं आया इन दोनों का रिश्ता। ये भी सोच रहे तो हो सकता है देवर भाभी है, कोई रिश्ते में है, कहीं जा रहा है, ये विधवा है उसका साथ दे रहा है, भाई होगा देवर होगा, ऐसा सोच रहे थे। खैर जो भी है वो लोग आनाकानी करते करते, लेकिन यहाँ पर संगीता और महेंद्र एक ही सीट पे बैठते हैं। उसके बाद जो भी खाना वगैरह आता है, सब कुछ खाने का डबल ऑर्डर करता है महेंद्र। बच्चे के लिए भी कुछ मंगाते हैं, डबल ऑर्डर करता है। तो सारे खाने का पैसा जो है महेंद्र चुकाता है। संगीता कुछ कह नहीं पाती, संगीता और भी लोग थे इसीलिए कुछ भी नहीं कह रही थी, चुपचाप खामोश बैठी थी। कुछ समय और बीता, जैसे ट्रेन का मामला होता है, खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि ये शाम के वक्त का टिकट था, उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत रात होती है, होने के बाद आप सबको जाना, सबको सोना था, सब अपना अपना सीट पे जाते हैं, सो जाते हैं। जो बीच वाला सीट होता है उसको भी सही कर लेता है, जो भाई अब तो सोना है। महेंद्र और संगीता उसी सीट पे बैठे थे, महेंद्र के सीट पे, और बच्चे जब तक जो है सो चुके थे अपनी माँ के गोद में सर रखकर। जब सो गए सारे लोग, अब तब भी ये दोनों बैठे थे। ये दोनों का सोने का तो जगह ही नहीं था, सीट ही नहीं था। एक सीट में तीन तीन लोग हैं ऑलरेडी, बच्चा ऑलरेडी सोया हुआ, आधा सीट उसी में कवर हो गया। तभी संगीता पूछती है, जो आप क्या दिल्ली में काम करते हो, आपको नींद आ रहा है तो आप सो जाइए, मैं यहाँ पे ज़मीन पे बैठ जाती हूँ, यहाँ पे मैं कोने में बैठ जाती हूँ। महेंद्र कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मेरा घर है, मैं कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन आप दिल्ली किसके पास जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अगर आप बताना चाहोगे तो बता सकते। संगीता इसमें छिचकते हुए पूरी बात बता देती है, जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, उसकी ज़िंदगी के साथ। इसे सुनने के बाद महेंद्र कहता है, मुझे बड़ी दुख है, लेकिन होने को कौन डाल सकता है। खैर जो भी है, अगर आपको सोना है, आपको नींद आ रहा है तो आप यहाँ पे लेट जाइए, मैं बैठा रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। संगीता को वाकई नींद आ रही थी। संगीता लेट तो जाती है महेंद्र के कहने पर, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो सोचती है, जो जिसके सीट है वो बैठा हुआ है और मैं लेट गई, उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर इतने में वो उठ बैठती है और संगीता कहती है, देखिए मुझे नींद नहीं आ रही है, आप एक काम कीजिए, क्योंकि संगीता देख रही थी जो महेंद्र टेका लगा के आंख बंद करके बैठे हुए, यानी उसको भी नींद आ रहा होगा। संगीता उठ बैठती है और कहती है, जो मुझे नींद नहीं आ रहा है, आप लेट जाइए, आप सो जाइए। तो महेंद्र कहता है, नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, आप सोइए ना, आप लेटिए ना, कोई बात नहीं। तो इतने में संगीता फिर से, अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, कह भी क्या सकती है, वो लेट जाती है। लेट जाते जाते संगीता कहती है, आप एक काम कीजिए ना, आपका पैर मेरे तरफ कर दीजिए, यानी मेरे सर की तरफ कर दीजिए। आप उस तरफ सर करके, बीच में बेटा लेटा हुआ था 4 साल का, आप भी थोड़ा बहुत जगह जो है आप उसमें लेट जाइए। अब महेंद्र को भी नींद आ रहा था, महेंद्र बिल्कुल वैसा ही करता है, महेंद्र वैसा लेट जाता है। उसका पैर जो है संगीता के चेहरे की तरफ जाता है, संगीता का पैर महेंद्र की तरफ था। अब जैसे ही लेटते हैं, संगीता जो है महेंद्र का पैर को छूती है, स्पर्श करती है, छूने के बाद अपने पेशानी पे लगाते हैं। जो इतने भले लोग, इतने भले इंसान, इतने भले व्यक्ति के साथ मैं सफ़र कर रही हूँ। आज की दुनिया में, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब के इतना मदद कर रहे हैं। उसके लिए तो फरिश्ता था, तो वो उसका आशीर्वाद लेती है। और इसे महेंद्र को पता चला था, जो मेरा पैर को स्पर्श कर रही है, छू रही है। खैर फिर थोड़ी देर में दोनों आग लगती है, दोनों ही सो जाते हैं। सुबह होती है, उसके बाद चाय नाश्ता जो भी आया। कुछ ही पलों में दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही टीटी आ जाता है। टीटी आने के बाद जैसे इन लोगों को देखता है, कि टीटी को सब पता रहता है, इसमें तो एक ही लेडीज़ का सीट था, अब ऑलरेडी सामने वाले हैं टिकट उसका शो कर चुके हैं। अब एक सीट में 2 आदमी बैठे हुए, एक बच्चे भी हैं, उसके बारे में पूछता है, टिकट चेक करता है। जब संगीता का टिकट चेक करते हैं टीटी, वो कहते हैं, जो आप कहाँ से बैठे हो, और कहती है, जो मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन में। इतने में महेंद्र कहता है, सर हमें पता है, आप बैठिए, देखिए ये चढ़ नहीं पा रहे थे, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, ये जो सीट है मेरी है, आप इनका टिकट बना दीजिए, गोरखपुर से ही बनवा दीजिए।
जो भी फाइन वगैरह है आप लगवा दीजिए, मैं भर देता हूँ। संगीता के पास तो पैसा भी नहीं था। संगीता सब कुछ देख रहे थे चुपचाप खामोश, बाकी लोग भी सब चेहरे देख रहे थे। उसके बाद टीटी के पास भी आप कुछ कह नहीं सकता, जो भी रूल है वो फाइन भरने को तैयार है तो कोई बात ही नहीं होती है। तुरंत जो टीटी होता है फाइन के साथ एक टिकट बनवा देता है, कुछ 1500-1600 रुपये चार्ज होता है। पूरा पैसा जो है महेंद्र निकल कर टीटी को थमा देते हैं, टिकट दे देता है और चले जाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर में आप दिल्ली पहुंचने वाला तो सीट की ज़रूरत ही नहीं था, बस बैठे बैठे यूँ निकल जाएगा। घंटा सवा घंटे का रास्ता और था मंजिल को। चले जाते हैं, उसके बाद चाय पानी जो भी आते हैं सब पीते हैं। अब धीरे धीरे जब भी स्टेशन आ रहा है कोई ना कोई उतर रहा है, उतरते उतरते आखिरकार आधा से ज़्यादा लोग जो है पैसेंजर जो है उस बोगी का खाली हो चुके थे। आखिरी स्टेशन पे इन लोगों को उतरना था। आखिरी स्टेशन आता है, उतर जाते हैं। महेंद्र, संगीता और गुड्डू भी जाग चुका था। उसके बाद गुड्डू जो है बड़े खुल मिल चुके थे महेंद्र से, अंकल अंकल करके बातें कर रहा था, उसके गोद में बैठ रहा था, उसके साथ मस्ती भी कर रहा था। गुड्डू से लगाव हो गया। संगीता कभी कभार इसको देख कर हंस भी देती है, थोड़ा बहुत मुस्कुराती है। मंजिल आते हैं, सब लोग उतरते हैं। उतरने के बाद महेंद्र भी उतरते हैं। अब इन दोनों को बिछड़ना था, यहाँ तक तो साथ था। उसके बाद महेंद्र पूछता है जो आपको कौन सी जगह पे जाना है, क्या मैं आगे आपका कोई मदद कर सकता हूँ, आपको पता है? जिसमें संगीता कहता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पति का जो कंपनी है उसका एड्रेस मेरे पास है, एक कार्ड है कंपनी का, और मैं पूछते पूछते चली जाऊँगी। महेंद्र कहता कार्ड जरा दिखाइए। महेंद्र कार्ड को देख के हैरान हो जाता है। नोएडा का कंपनी था, वहाँ से स्टेशन से काफ़ी दूर था। महेंद्र कहता है, महेंद्र सोचता है एक तो बच्चे के साथ है, विधवा है, और दिल्ली जैसा शहर में न जाने इसके साथ क्या होगा। महेंद्र सोचता है आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, आपके पास तो शायद पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि टिकट के बारे में पहली बात हो चुकी है, जो जैसे मेरे पति का पैसा मिलेगा मैं आपको पैसा चुका दूंगी। महेंद्र कहता मैं पैसे के लिए आपका टिकट नहीं करवाया, ये सारी बात हो चुके थे। आप आपके पास पैसा भी नहीं, आप जाओगे कैसे, आपको पता भी नहीं, ऐसा नहीं होता, आप पूछ पूछ के नहीं जा सकते। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलिए। एक जगह पे जाते हैं, एक मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा है, वहाँ पे जाके सब फ्रेश होता है, हाथ मुँह धोता है, चाय कॉफ़ी जो भी पीता है। वहाँ पे जाने के बाद उसके बाद महेंद्र एक टैक्सी करता है। टैक्सी करने के बाद तीनों बैठते हैं, संगीता, गुड्डू और महेंद्र। उसके बाद तीनों उस कंपनी में पहुँचता है। पहुँचने के बाद महेंद्र पूरी बात करता है, संगीता का पति का कार्ड दिखाता है, और उसका जो आईडी बना हुआ था वो भी दिखाता है, जो आपकी कंपनी में काम करते थे ये आया हुआ है। उसका जो भी पैसा निकालते उसकी मौत हो गया। कंपनी वाले ने देखा, मैनेजर के पास भेजा इन तीनों को, संगीता, गुड्डू और महेंद्र को। सारी बात हुआ। मैनेजर बार बार संगीता को घूरे जा रहे थे, उसकी नज़र अच्छा नहीं था। उसके बाद कहते हैं देखिए, सब कुछ चेक करने के बाद कंप्यूटर में चेक करने के बाद बताते हैं जो देखिए पैसा तो मिलेगा लेकिन संगीता को नहीं मिलेगी। ये तो जो हमारे पास काम करता था संगीता का पति, उसके नमी ने उसको कुछ हो जाने के बाद नॉमिनी जो है उसके पिता को करके गया, तो हम लोग इनको कैसे पैसा दे सकते हैं। ये सुनने के बाद ही तो संगीता के पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। महेंद्र पढ़े लिखे थे, कंपनी में काम करते थे, उसको रूल पता है, जो नॉमिनी होता है उन्हीं को मिलेगा, इन्हें तो मिलेगा नहीं। अब बातें करके कुछ मतलब नहीं, बाहर आ जाते हैं। उसके बाद कंपनी वाले फिर भी नंबर वगैरह ले लेते हैं संगीता का, मैनेजर खास करके। अब महेंद्र बाहर आके थोड़ा बहुत, संगीता रोए जा रही थी, उसको समझाता, दिलासा देता और कहते चलिए अगर आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको रहने का जगह नहीं है, एक काम कीजिए, आप अपने ससुर को फ़ोन कीजिए और पूरी बात बताइए। संगीता जो है अपने ससुर को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पूरी बात बताते हैं, जो मैं दिल्ली आई हूँ, इस कंपनी से मिल रही हूँ, कुछ पैसा है, लेकिन वो आपको नॉमिनी बना के गया तो आपको ही मिलेगा, तो इसीलिए आपको आना पड़ेगा। महेंद्र भी बात करता है, बड़ी प्यार से बात करता है संगीता के ससुर से, सब कुछ समझाते हैं। समझाने के बाद जो संगीता का ससुर है वो कहता है ठीक है, मैं तो इतना जल्दी नहीं आ सकता, मुझे 3-4 दिन का समय दो, मैं 3-4 दिन में पहुंचता हूँ। अब 3-4 दिन का समय लिया। यहाँ पर संगीता कहाँ रह सकती 3-4 दिन, उसके पास तो पैसा नहीं। महेंद्र सोचता है चलो, महेंद्र कहते हैं जो मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो। संगीता ये बात भी आनाकानी करते करते महेंद्र समझाते, डरिए मत, मैं अकेला रहता हूँ, मत सोचिए। मेरा 2 घर है, यानी 2 कमरा घर है। एक पहला मंजिला जो है मैं भाड़े पर दिया हूँ, वहाँ पर एक फैमिली रहते हैं,
और मैं नीचे रहता हूँ, चलिए। अब वो 1 महीना बाद दिल्ली लौटा था, क्योंकि 1 महीने का छुट्टी लेकर वो भी गोरखपुर गया हुआ था। मूल तौर पे वो गोरखपुर का ही रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का। इसीलिए वो 1 महीने छुट्टी लेकर वहाँ पे गया था, घर बंद था उसका। फिर घर पे गया, जाने के बाद साफ-सफाई किया, सारे कुछ हुआ, दोनों सारे लोग फ्रेश हुआ, बच्चे को भी नहलाया-धुलाया और उसके बाद मैं इधर खाना वगैरह ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद किचन रूम तो था, लेकिन वो ज़्यादातर बाहर से ही खाना खाता था, अकेला था। भाड़ेदार से मिला, जो भी किराया रेंट पर रहता था उनसे भी मिला। जब औरत को लेके आया, संगीता के बारे में बताया, जो मेरे ही वहाँ का है, मेरे मुल्क का है। कुछ काम से आए हैं, इनके पास रहने का जगह नहीं है, अब क्या 1 महीने 2-4 दिन वो रहेंगे, उसके बाद क्या रेंट पे भाड़ा लेंगे जगह, इसीलिए मेरे कमरे में रहेंगे और दिल बहलाने के लिए तुम आ जाना, बातें करना। एक औरत थी उस रेंट पर, पति-पत्नी थे और उन्हें भी पता था, उस महिला को भी पता था जो रेंट पर रहते थे, जो महेंद्र कितना भला इंसान है, कितना भला लड़का है। इसीलिए वो भैया-भैया कहते, जी भैया महेंद्र भाई, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप ड्यूटी पे जाएँगे तो इनको तकलीफ़ नहीं होगा, अकेली नहीं रहेंगे, मैं आके बातें क्या करूँगी? ये बात हो जाता है संगीता के सामने। उसके बाद संगीता धीमी आवाज़ में महेंद्र को कहते थे, देखिए आप बाहर से खाना क्यों मँगाते हो? जो मँगाया, अगर किचन में कुछ रहेंगे, तो मैं तो 3-4 दिन रहूँगी, तो खाना बना लिया करेंगे। इसमें महेंद्र सुन के खुश होता है और कहता है, अरे! ये तो मेरी नसीब है, जो मुझे घर जैसा खाना मिलेगा। तो एक काम करो, तुम जाके किचन में चेक कर लो, मुझे तो पता भी नहीं क्या है, नहीं है, 1 महीने बाद लौटा हूँ, मैं तो भूल भी चुका हूँ। अगर कुछ खराब हो गया उसको फेंक दो और किचन में चेक कर लो, जो भी सामान चाहिए तुम मुझे बताओ, मैं बनिया वाले को फ़ोन करता हूँ, वो लाकर सब दे देंगे। ये सारी बात होता है। महेंद्र उसके बाद कहता है, तो तुम और गुड्डू घर पर रहो। गुड्डू बहुत खुश था उस घर में जाकर। सब कुछ उसको मिल रहा था, जो भी चाहिए था उसको दे रहा था महेंद्र। और महेंद्र कहता है, मैं ज़रा कंपनी से राउंड मार के आता हूँ, शाम तक लौटूँगा, तुम दोनों आराम से रहना। अगर कुछ ज़रूरत हो तो पर पहले माले पे जाना और उस भाभी को जाके सारी बात बताना। संगीता कहते, ठीक है, आप जाइए, इत्मीनान से जाइए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ देख लेती हूँ। उसके बाद बनिया वाले कुछ सामान का ऑर्डर दिया था, बनिया वाले ला के देता है। देने के बाद संगीता घर जैसा खाना बनाती है, सब कुछ बनाने के बाद अपने बच्चे को खिलाते-पिलाते सुला देते हैं दोपहर के बाद। लेकिन संगीता खाना नहीं खाई थी। संगीता खाना नहीं खाई थी, भूखी थी। अब 4 से 5 बजा था, महेंद्र आ चुका था कंपनी से आने के बाद। महेंद्र भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसे पता था संगीता है, वो बताई थी जो खाना पकाएगी। आने के बाद महेंद्र पूछता है, अरे बच्चा कहाँ है, गुड्डू कहाँ है? तो संगीता कहने लगा, वो खाने खाने के बाद दोपहर से ही सोया रहा है। तो महेंद्र कहता, ठीक है, उसे सोने दो और मेरे लिए भी खाना लगाओ। तुम खाए कि नहीं? तो इसमें संगीता चुप रहती है। महेंद्र फिर से पूछता है, अरे मैं क्या पूछा, तुम खाना खाए कि नहीं? संगीता कहती, नहीं, आप नहीं आए तो मैं भी नहीं खाया। महेंद्र उसकी तरफ देखता है और आश्चर्य होता है, जो ये क्या बात हुई? अगर मैं नहीं आता तो तुम खाना नहीं खाते क्या? उसके थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, जो देखो, तुम इसे अपना घर समझो, ये मत सोचो तुम पराया के घर में हो। बस मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ये मत सोचना एहसान कर रहा हूँ कुछ। बस मुझे मौका मिला है किसी की मदद करने का और तुम अपना घर समझ कर रहो। जो चीज़ की ज़रूरत है वो मांग लिया करो, अगर नहीं मिलता ऊपर भाभी से जाके पूछो या फिर मुझे फ़ोन कर दिया करो। तो इतने में संगीता कहती है, जो कंपनी वाले का जो मैनेजर था उनका फ़ोन आया था। वो तो कुछ अजीब-अजीब बातें कर रहा था। महेंद्र ने पूछा, क्या बता रहा था? सब कुछ बातें बताता, क्योंकि मैनेजर जो है संगीता को फ़ोन करके बताए थे, जो देखो, तुम्हारा जो पति का पैसा है वो तो तुम्हें मिलेगा नहीं, कोशिश कितने भी कर लो। तुम्हारे साथ जो आया था वो कौन था? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दूसरी जगह काम पे लगा दूंगा और तुम्हें पैसे की क्या कमी है? थोड़ा बहुत जो भी 1 लाख 1.5 लाख मिलेगा, उस पैसे के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसे तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, वो तुम्हारे ससुर को ही मिलेगा। और उतने पैसे में क्या करोगे? दिल्ली जब तुम मेरे साथ दो तो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँगा, तुम सोच भी नहीं सकती। यानी उसकी बातों में कुछ ना कुछ अजीब-सा लग रहा था संगीता को, जो तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी करूँगा। संगीता ने पूछा, जो मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ? तो उस मैनेजर ने कहा था, तुम थोड़ा मुझे देखो और मैं भी तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारा जो भी है ज़रूरतें हैं वो पूरा कर दूँगा। संगीता समझ चुके थे। ये सारी बात महेंद्र को आँखें नीचे करते हुए सारी बात बताया। महेंद्र ने कहा, ठीक है। जब दोबारा फ़ोन आए, तुम फ़ोन उठाना मत, रिसीव मत करना। अगर मैं रहूँगा तो मुझसे बात करना। थोड़ी ही देर में मैनेजर का फ़ोन आ जाता है। संगीता बताती है, फिर से मैनेजर का फ़ोन आया। इस बार संगीता ही उठाती है। महेंद्र कहते हैं, जो ठीक है, उठाओ, बात करो, लाउड स्पीकर में बात करो।
मैनेजर कहता है तुम उस महेंद्र का घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रेंट पे घर ले लेता हूँ, तुम वहीं पे रहना अपने बच्चे के साथ, मैं तुम्हारे मदद करना चाहता हूँ। ये सारी बात हो रहा था, महेंद्र फ़ोन ले लेता है और कहता है तू क्या चाहता है, मैं भी इस कंपनी में काम करता हूँ। एक बड़े कंपनी का नाम बताता है, मैनेजर का हवाई उड़ जाते हैं। उसके बाद बताता है तेरे जो मनसा है मैं समझ रहा हूँ, और तू ज़्यादा इधर उधर बातें मत कर, तुझसे जितना हो सके उतना ही कर। कल मैं यहाँ आ रहा हूँ कंपनी में, अगर तू इधर उधर बातें किया ना, तेरे पोल खोल दूंगा उस कंपनी में जाकर। मैनेजर तुरंत फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जब कंपनी में जाता है संगीता को लेकर महेंद्र, जाने के बाद कंपनी में मैनेजर तो नहीं मिलता, लेकिन एक शॉकिंग खबर मिलती है। वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि 4 दिन बाद ससुर आने वाले थे, फिर से एक बार कंपनी में जाते हैं। जो क्या बात है, कुछ अगर रास्ता निकालेगा तो होगा, क्योंकि संगीता के ससुर फ़ोन नहीं उठा रहा था। 2-3 मरतबा फ़ोन किए थे, जो क्या हुआ, आप आने वाले थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये लोग सोचते हैं चलो कंपनी में जाते हैं, कुछ और रास्ता शायद होगा। जब जाने के बाद पता चलता है, शॉकिंग वाला न्यूज़ जो था, शॉकिंग वाला जो खबर था, पता चला था ससुर आए भी थे और जो पैसा क्लेम करना था उसको क्लेम भी कर चुके और वो लोग जा भी चुके हैं। ये खबर मिलती है और रिसिप्ट भी दिखाता है। जो संगीता के ससुर आया, पैसा क्लेम किया और वो चले गए। पर्चा वो सब कुछ जो भी था डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया। महेंद्र पढ़ा लिखा था, संगीता भी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये सब समझ नहीं पा रहे थे। महेंद्र को शो करा था, महेंद्र देखता है। देखने के बाद अब क्या करते, पैसा तो क्लेम कर चुके थे। संगीता को लेकर महेंद्र घर आते हैं और इसी मैटर को लेकर बातचीत हो रहा था। जो ये ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे ससुर। संगीता कहती है वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग तो हमें घर पर रखने ही नहीं चाहते, इसीलिए तो मैं बेबस होकर दिल्ली आई थी। जो मेरे पति का अगर पैसा मिल जाए तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी और कि छोटा मोटा काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। ये पैसा जो है मेरे बेटे का भविष्य बनेगा। अब वो संगीता रोने लगी। उसके बाद महेंद्र संगीता के फ़ोन से संगीता के ससुर को कई मरतबा फ़ोन किया, लेकिन उठाया नहीं। फिर उसके बाद महेंद्र अपने फ़ोन से जब 2-3 बार फ़ोन किया, संगीता के ससुर उठाया। उठाने के बाद महेंद्र ने बात किया, जो आपने ये क्या कर दिया, आपने आपने पैसा लेकर चले भी गए, आप दिल्ली आए बताया भी नहीं। आपके पोता और आपके बहू मेरे यहाँ रह रहे, आप कम से कम इनको तो साथ में लेके जाते। तो संगीता के ससुर कहता है उससे हमारे कोई वास्ता नहीं, वो हमारे लिए मर चुकी है। जिस दिन मेरा बेटा मरा है उस दिन मेरी बहू भी मेरे हम लोगों के लिए मर चुके, हमारे परिवार के लिए मर चुके हैं। महेंद्र कहता है तो फिर आपके पोता तो है, आपके बेटा का खून तो है। उसमें ससुर संगीता के ससुर कहता है ऐसे पोते और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे घर में हैं, अब उस बच्चे को हमारी ज़रूरत नहीं है और उस बहू का भी ज़रूरत नहीं, वो हमारे लिए मर चुके हैं, वो दोनों हमारे लिए मर चुके हैं, आइंदा फ़ोन मत करना। फ़ोन कट कर देते हैं संगीता के ससुर। ये सारी बात करने के बाद महेंद्र समझ चुके थे। अब संगीता रोए जा रहे थे। उसके बाद महेंद्र दिलासा देते जो देखो कोई बात नहीं, तो तुम्हें अगर तकलीफ़ ना हो तो तुम यहाँ पे जितना दिन चाहे रह सकते हो। क्योंकि इस महेंद्र को संगीता अच्छा लगने लगा था पहली नज़र से, पहले दिन से। लेकिन एक विधवा थी, वो कह भी नहीं सकते और इतने तकलीफ़ में है, खुद की ज़िंदगी उलझन में है उसकी, तो उस टाइम प्यार मोहब्बत की बातें करना सही नहीं समझता महेंद्र। वो पढ़ा लिखा लड़का था, समझदार था। ये कुछ दिन बीत जाने के बाद गुड्डू को तो कोई चीज़ का परवाह नहीं था, वो बहुत खुश था वहाँ पर। उसके बाद महेंद्र एक दिन सोचता देखो गुड्डू को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। संगीता तब बात काटती है, जो आप अगर इसे स्कूल में भर्ती करा देंगे तो हम लोग घर कब लौटेंगे। महेंद्र कहता है कौन सा घर, कौन से घर जाना चाहते हो आप, आपका कोई घर है। संगीता की आंखें नीचे होता है, उसकी आंख भर आती है, उसका होठ कांपने लगती है, उसका शरीर भी कांपने लगता है। महेंद्र फिर से उसको दिलासा देते देखो मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, कोई नई बात नहीं हुआ, और उसे याद करके क्यों तुम अपने दिल को छोटा करते हो, क्यों रोते हो। जो हुआ उसे जाने दो, भूल जाओ उसे, आगे का सोचो, अपने बेटे के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। संगीता कहती है अब मेरी ज़िंदगी में और क्या बचा है, मैं क्या सोचूं, बस मैं सोचती हूँ तो अपने बेटे के बारे में ही सोचता। अगर बेटा नहीं रहते तो शायद मैं भी मर चुकी होती। पहली बार महेंद्र उसको छूता है संगीता को और कहते हैं, पीठ पे थपथपाते हैं, देखो ये सारे बात भूल जाओ, जो हुआ है भूल जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ तुम आगे का सोचो। संगीता भी समझ रहे थे,
जो महेंद्र मुझसे जुदा नहीं होना चाहता है। महेंद्र कहता है मैं गुड्डू का स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन कराने का सोचता है, संगीता से डिस्कस करता है। उसके बाद संगीता जो है महेंद्र के पैर में गिर जाते हैं। महेंद्र उसको उठाते हैं, दोनों हाथों से उठाते हैं, बिल्कुल दोनों करीब थे। उसके बाद महेंद्र कहता है देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं ये इस टाइम ये बात कहूँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। पहली नज़र में मैं तुम्हें देख के तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। लेकिन आज मैं कहता हूँ अगर तुम मुझे अपना काबिल समझते हो तो यहीं घर पर रह जाओ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद ही संगीता रोने लगती है। रोते रोते संगीता उसकी छाती पर अपने सर रख देते हैं। महेंद्र समझ जाता है जो इसका भी मेरी तरफ झुकाव है। उसके बाद चुप होते हैं, थोड़ी देर बाद चुप कराते हैं। कराने के बाद महेंद्र अपने घर में फ़ोन करते हैं, अपने माँ बाप को फ़ोन करते जो लोग गोरखपुर में रहते थे। उन लोग भी महेंद्र के शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। महेंद्र फ़ोन करके सबसे पहले तो उन लोग को बताते हैं जो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, बहुत अर्जेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है, अर्जेंट है, आप लोग आइए। माँ बाप और घर के जो भी लोग थे चले जाते हैं। जाने के बाद महेंद्र के घर में जाते हैं, उस औरत को देख के, एक बच्चे को देख के लोग हैरान हो जाते हैं, बाकी लोग कौन है। महेंद्र पूरी बात बताता है। पूरी बात बताने के बाद महेंद्र के जो माता पिता है पढ़े लिखे थे, दुनियादारी जानते थे, उन लोग ने संगीता को अपने पास बुलाया, बिठाया, जो बेटा इधर आ। आने के जैसी संगीता करीब आती है, उसे आशीर्वाद देता है, जो बेटा सदा खुश रहना, और तू अगर समझते, तेरे मुँह से सुनना चाहती हूँ मैं, अगर तू अगर मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, ऐसा ना लगे तुझे जो मेरे बेटे ने तेरे ऊपर एहसान किया, तू एहसान का बदला चुका रही है। तू क्या चाहती है, क्या तू मेरे बेटे से शादी करेगी। संगीता फिर से रो देती है। सास ससुर उसे चुप कराते हैं, एक बेटी के जैसा उसे प्यार करके समझा रहे थे, दिलासा दे रहे थे। संगीता आखिरकार कहती है जो इसे पाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगी। फिर क्या था, पूरे परिवार के साथ मंदिर में जाते हैं और महेंद्र संगीता के मांग भरते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद उसी घर में पूरा परिवार के साथ कुछ दिन खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर उसके बाद महेंद्र के माता पिता जो है अपने गांव गोरखपुर चले जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, और संगीता और महेंद्र दिल्ली में रहने लगते हैं, और उस बेटे को भी एक बाप का साया मिल जाता है। वाकई महेंद्र ने जो काम किया है, इस पूरे घटना के, इस पूरे कहानी के माध्यम से जो जाना, वाकई ऐसे लड़का, ऐसे इंसान आज के दौर पे बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि हर कोई आज के दौर में अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को इस्तेमाल करता है। लेकिन इस मामले में, इस कहानी में महेंद्र ने जो किया है, वाकई ऐसा लड़का को तो सैल्यूट करने का दिल करता है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।